नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। 3 जुलाई को बिकरू कानपुर में एक मिशन को अंजाम देने गई पुलिस टीम पर हमला होता है और 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। एक नाम सुर्खियों में आता है विकास दुबे का। तब से अपने गैंग के साथ पुलिस वालों के कत्ल का मुलजिम विकास फरार रहता है। 9 जुलाई को उज्जैन में वो सरेंडर करता है। एक रिपोर्ट कहती है कि उसकी गिरफ्तारी होती है और 10 जुलाई को उज्जैन से यूपी एसटीएफ की सख्त निगरानी में उत्तर प्रदेश लौटते हुए कानपुर के करीब वो एनकाउंटर में मारा जाता है। इस बीच इसके गैंग के करीब 6 साथी अलग अलग मकाम पर एनकाउंटर में मारे जाते हैं। ये वही विकास दुबे है जिस पर 2001 में थाने के अंदर तब के यूपी के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के कत्ल का इल्जाम था। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे 60 से जायद जिस पर केसेस थे वो सलाखों के बाहर आखिर किन के दम पर था। अपने खूनी जराइम के साथ इतने लंबे अरसे तक उसने किन किन सियासी जमातों के साथ उसका ताल्लुक रहा, किस किस के इक़्तिदार से उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा और क्या उसके एनकाउंटर वाली मौत से कई सफेद पोश, कई बड़े अफसरान के राज दफन हो गए हैं। आज दो रुख में ऐसे कई सवालों के साथ दो रुख में हमारे साथ हैं बीजेपी के तर्जुमान शलभ त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। शलभ त्रिपाठी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण था, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जवाब बाद में लेंगे। क्या आपको लगता है कि विकास दुबे की जो मौत हो गई वो एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था, वो तफ्तीश का मामला है। इससे क्या कई जो राज थे वो दफन हो गए हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि हम सब संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमको यकीन करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। आपने एक बात कही कि उसने उज्जैन में सरेंडर किया था, तो मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहां से है कि सरेंडर किया था। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी हो रही है और एसआईटी प्रोब भी हो रहा है। अगर आपको पुख्ता जानकारी है कि उसने सरेंडर किया था तो मैं आपके इस बयान को ऑन रिकॉर्ड ले लेता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आपसे भी जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि कहां सरेंडर किया था, किसने सरेंडर कराया। क्योंकि वहां के एसपी उज्जैन ने स्पष्ट किया था, वहां की सरकार ने भी स्पष्ट किया था कि उसकी गिरफ्तारी की गई है। और किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई आप सभी को पता है कि आपने खुद ये बात कही कि उसके साथी मारे जा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी। और ऐसे में अपराधी कई बार जब घिरता है, चौतरफा घिरता है, तो वो एक तरह से इस हालत में था कि वो भागता फिर रहा था। जहां तक एनकाउंटर की बात है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 8 पुलिस वाले शहीद हुए। अगर पुलिस वाले शहीद होते हैं तभी एनकाउंटर को कुछ लोग जायज मानते हैं कि नहीं साहब, पुलिस वाले शहीद क्यों नहीं हुए। स्टूडियो में बैठ के जिन लोगों को भारतीय दंड विधान के बारे में एक अक्षर नहीं पता, जिनको ऑपरेशंस के बारे में एक अक्षर नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जर्नलिज्म से जुड़े लोग हैं। ऑपरेशन में जो व्यक्ति बैठा है, जो व्यक्ति ऑपरेशन कर रहा है, जो पुलिस एनकाउंटर में शामिल है, उससे पूछिए ना कि जिंदगी और मौत के बीच में जब चंद सेकंड का फासला होता है और जब गोलियां निकल रही होती हैं, अपराधी सामने से मारने पर उतारू होता है, तो उससे पूछिए कि उस वक्त में वो क्या करे, वो खुद को बचाए, कैसे करे। और जो लोग ये कहते हैं कि ये संविधान के दायरे में नहीं, कानून के दायरे में नहीं है, तो उनको संविधान की पुस्तक पढ़नी चाहिए। संविधान की पुस्तक आपको भी अधिकार देता है, हमें भी अधिकार देती है, अनुराग जी को भी अधिकार देती है आत्मरक्षा का। एक अपराधी ठीक है, मैंने जो बातें अपनी रखी हैं रिपोर्ट के हवाले से, वो तस्वीरें जो बिल्कुल वायरल हो रही है हर तरफ, किस तरह से मंदिर के बाहर वो बिल्कुल टहलता हुआ चला आ रहा था विकास दुबे। बहरहाल उसकी भी बात बाद में करेंगे। आपने जर्नलिज्म की बात कही, क्या आप इस बात से वाकिफ नहीं है कि तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर करके उज्जैन से उत्तर प्रदेश का पुलिस की टीम जब बिल्कुल कानपुर के करीब पहुंच गई थी तो वहां पर मीडिया की जो टीम आ रही थी, जो गाड़ियां मीडिया की आ रही थी, उनको रोक दिया गया था। आप इससे वाकिफ होंगे। बहरहाल मैं इससे आगे सवाल करता हूं, थोड़ा आगे। पहला रिएक्शन अनुराग भदौरिया जी से भी लेता हूं। भदौरिया जी, सवाल ये नहीं है कि फर्जी एनकाउंटर था या वो सही मानों में भागने की कोशिश कर रहा था, वो तहकीकात के बाद पता चल जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं पर हमें भरोसा करना चाहिए। सवाल ये है कि क्या बहुत सारे राज दफन हो गए हैं? उसी सवाल को आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, आपको पता होगा कि हम इसी बात की चिंता कर रहे हैं कि इतना दुर्दांत अपराधी जिसकी सजा तो मौत ही होनी चाहिए, इससे कम तो होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसके साथ कौन कौन लोग सम्मिलित थे, कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कौन कौन अधिकारी जिसके साथ उसका लेन देन चल रहा था और संबंध चल रहे थे, जिसकी वजह से 3 साल में इतना बड़ा आदमी बन गया। 3 साल में वो 15 बार विदेश गया, सरकार को पता ही नहीं चला।
सरकार के नॉलेज में होगा कि नहीं होगा, या सरकार जान नहीं पाई कि 3 साल में 15 बार कोई अपराधी विदेश जा रहा है, आ रहा है, उसका पासपोर्ट तक चेक नहीं कर रहे हैं, तो इसके मतलब कि कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त था। एक बात। दूसरी बात, आप जब इतने बड़े अपराधी को लेके आ रहे हो, उसके हाथ में हथकड़ी होती है, सिस्टम ऐसा होता है, आपको गाड़ी मजबूत रखनी पड़ती है, सिस्टम को मजबूत रखना पड़ता है, जिससे कि वो अपराधी को कहीं कोई भाग ना पाए, किसी तरह की हरकत ना कर पाए। इसके मतलब कि आपकी जो स्टेट और उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसमें कहीं लचर व्यवस्था है। इतने बड़े अपराधी को आप आराम से बैठा के लिए आ रहे हो और गाड़ी पड़ती है, आराम से भाग जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? इतना बड़ा जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया हो, उसको जब लाते हो तो पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, और उसको क्या चारों तरफ से गाड़ियों का काफिला, चारों तरफ से उसके एक सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है कि कैसे ले आ रहे, कोई आदमी किसी चोर को पकड़ के थोड़ी आप ला रहे थे। एक बात। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार बचाने की कोशिश किसको कर रही है? कौन लोग है जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल है। मैं कहता हूं चाहे किसी दल का भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो। पहला सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? क्या शलभ मणि जी, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है ये कि सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है? कौन अधिकारी हैं जिनके साथ जय वाजपेयी की फोटो है, जय वाजपेयी के साथ कॉल डिटेल है, जय वाजपेयी के साथ उठना बैठना है, और इसका शलभ मणि जी, आपने एक ये सवाल है कि क्या सरकार बचाने की कोशिश कर रही है कुछ लोगों को? किसे बचाने की कोशिश कर रही है? क्या वाकई सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने भी उठाया और अनुराग ने भी उठाया कि वो कौन था, क्या था। मुझे लगता है कि आप ये डिबेट करने से पहले अगर रिसर्च थोड़ा कर लेते तो आपको पता हो जाता आपको भी कि कौन था, क्या था। और अनुराग ये बात बार बार सफाई जो दे रहे हैं कि किसी भी दल का रहा हो, तो आपको समझना चाहिए कि वो ये सफाई क्यों दे रहे हैं कि किसी भी दल का रहा हो, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि वो समाजवादी पार्टी का था। ये साबित हो चुका है कि उसकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने उसकी पत्नी को सक्रिय सदस्य बनाया, उसको टिकट दिया, जिला पंचायत सदस्य बनाया। 2017 से पहले एक भी एफआईआर, एक भी एनसीआर, एक भी छापे उसके घर पर नहीं पड़े। 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार आई, तब उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होनी शुरू हुई। उसके पहले वो माननीय बन चुका था। एक अपराधी जिसके खिलाफ 60 मुकदमे रहे हों, संतोष शुक्ला को जिसने थाने में घुसकर मारा हो, उसका मुकदमा खत्म हो गया माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में। और संतोष शुक्ला के भाई, अगर आप उनसे बात करेंगे, मनोज शुक्ला, तो मनोज शुक्ला घूम घूम के सारे टीवी चैनलों पर ये बताते रहे कि साहब हम तो चाहते हैं कि सरकार अपील में जाए, सरकार अपील में जाए। और भाई की हत्या में 17 पुलिस वाले मुकर गए हैं, उन पर राजनीतिक दबाव पड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से। लेकिन एक जो नियम होता है कि 90 दिनों के भीतर सरकार को अपील में जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी की सरकार अपील में नहीं गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि इतना दुर्दांत अपराधी से मान नहीं बन गया, क्योंकि सपा ने टिकट भी दे दिया, सपा ने जिला पंचायत सदस्य भी बना दिया। अब 2017 के बाद जब योगी जी की सरकार आई, तो दोबारा से इस तथाकथित माननीय को हमने अपराधी बनाया, अपराधी की तरह इससे ट्रीटमेंट शुरू किया, और उसके यहाँ 2 बार छापे पड़े, जिसमें वो लगातार जेल में रहा। 2017 के बाद से वो लगातार जेल में था। 3-4 महीने पहले माननीय अदालत ने उसको जमानत दे दी, वो जेल से छूट के घर आ गया था। उसके बाद तीसरी बार भी कार्रवाई शुरू हुई, तीसरी बार छापे शुरू हुए। अब ये तो जो पासपोर्ट की कहानी बता रहे हैं, लाइसेंस की कहानी बता रहे हैं, इनको ये बताना चाहिए साहब कि सारे पासपोर्ट, सारे लाइसेंस तो 2017 के पहले बने ना। अगर आप खुद कह रहे हो कि 2017 में विदेश गया, तो पासपोर्ट कैसे बना दिया आपने उसका? जिसके खिलाफ 60 मुकदमे थे, उसके लाइसेंस कैसे बन गए? 2017 से पहले किसने क्लीन चिट दी उसको? किसने उसको माननीय बना दिया? जी, तो सवाल यहां बहुत है। आपने बात रिसर्च की है, बहुत सारी चीजें हैं तहकीकात में सामने है, और जो एक रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन गैदर करने की, वो भी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब सिर्फ फिंगर सामने वाले पे क्रॉस किया जाए, हमने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया है, बल्कि इस सवाल मैंने आपने देखा शुरू मैंने कहा था कि कैसे किन किन पार्टियों का इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा, किन किन पार्टियों के इक़्तिदार का इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा। इस पर कहीं से कोई पार्टी बचने वाली नहीं है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से इनका लिंक था, बेशक था, यह सवाल मैं करूंगा अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग जी, आप इस सवाल से बच नहीं सकते। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि जो सवाल उठा रहे हैं शलभ मणि जी के विकास दुबे और उनकी पत्नी जो है वो उनकी पार्टी का आपसे लिंक था? पार्टी को अपना चेहरा बचाने के लिए किस किस तरह की बातें कर रही है सरकार आपकी। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब उसने सबसे बड़ा जघन्य घटना की थी कि थाने में घुस के एक आपने देखा होगा राजमंत्री की हत्या कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय आप उसमें पकड़ लेते, सजा दे देते, किसने रोका था? उसी समय तुरंत के तुरंत पकड़ लेना चाहिए था। 10 दिन के अंदर पकड़ के आप इसी तरह की एक्टिविटीज कर देते जो आप आज बता रहे हैं, लेकिन आप नहीं की ना आपने। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शलभ मणि जी, इसका जवाब चाहूंगा। सरकार आपकी थी 2001 में। शलभ मणि जी, बहुत अच्छा सवाल अनुराग ने पूछा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सरकार हमारी थी, सुन लीजिए, सरकार हमारी थी, उसे गिरफ्तार किया गया,
ट्रायल चला समाजवादी पार्टी की सरकार में, और 17 पुलिस वाले जिनके सामने हत्या हुई थी वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कल तक कह रहे थे कि मर्डर हुआ, भाजपा की सरकार में जो कह रहे थे हम गवाही देंगे, वो गवाही से मुकर गए। और संतोष शुक्ला के भाई डॉक्टर पंडित मनोज शुक्ला से पूछिए, वो मुलायम सिंह जी के यहाँ से ठीक है, मुझे यहाँ पे एक छोटा जवाब चाहिए था, आपने जवाब दे दिया है कि ट्रायल चला मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान में। अनुराग जी, अब यहां से आगे आपको फिर से बोलना है। आपको इतना ही ट्रायल पे सब पे विश्वास था, तो फिर आपने क्यों नहीं विकास दुबे को अच्छी तरह से लेके आए, तो उसको कोर्ट में पेश करते, ट्रायल चलता, उसको फांसी की सजा मिलती। इतना आपको यकीन है तो क्यों नहीं आपने उसकी व्यवस्था, ये तो बता दीजिए, नहीं आपने क्यों कड़ी व्यवस्था नहीं की? इसके मतलब सरकार में कहीं ना कहीं सरकार की पुलिस नाकाम है, सरकार नाकाम है, एक अपराधी को लाने में नाकाम रहती है। सरकार एक अपराधी, इतने बड़े अपराधी को ले जाके अपने उसको अपनी सही जगह पहुंचा नहीं सकती है, तो सरकार जनता की क्या सुरक्षा करेगी? जबकि पता है कि इतना बड़ा अपराधी है, उसको भी ढंग से नहीं ले पाती है सरकार। तो सोचिए, ये क्रोनोलॉजी समझिए। जिस एसओ ने वहां खबर दी कि पुलिस आने वाली है, वो एसओ का किसका संबंध? वहां के एसएसपी से। एसएसपी को बाद में आप डीआईजी एसटीएफ का बना देते हैं, जांच भी उसी को देते हैं, डीआईजी एसटीएफ को, और फिर वो क्या क्या तथ्य छुपा देता होगा। उसके बाद जब पोल खुलती है तो आप उसको हटाते हो। और अब जांच के लिए किसकी जांच कौन करेगा? तो कौन अधिकारी को आपने अपॉइंट किया जो पहले फर्जी इनकाउंटर में इन्वॉल्व रहा है? इसके मतलब आप क्रोनोलॉजी समझिए, डे 1 से लेके आज तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अधिकारियों को बचाने में लगी है। उन्होंने अधिकारियों को सम्मिलित करती है जिसमें दाग लगे हैं। क्या जो एसटीएफ का डीआईजी आपने बनाया था 3 दिन तक, जिसने जांच की थी, क्या उसने जांच नहीं दबा दी होगी? क्या उसने तथ्य खत्म नहीं कर दिए होंगे? अब आपने डीआईजी पद से उसको हटाया, उसका ट्रांसफर कर दिया, अब नया आपने आदमी दिया, उसके ऊपर पहले से फर्जी मुकदमे जो जांच करेगा इसकी घटना की, इनकाउंटर की, उसके ऊपर पहले से फर्जी इनकाउंटर का वो चल रहा है केस। इसके मतलब आप किस किस को बचाना चाहते हैं? बस ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सबका कहीं ना कहीं दागदार है। और आपके प्रमुख सचिव के ऊपर भी जय वाजपेयी जैसे फोटो के साथ घूम रहे हैं। क्या उनको पद से पहले नहीं हटाना चाहिए था? गैर प्रमुख सचिव को फोटो से उसको हटा दे पद से जो उससे सम्मिलित है, जो नेता का नाम ले रहा था। विकास दुबे ने जिस का नाम लिया कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता थे जिसने मुझे जेल से छुड़वाने में मदद की, जो मुझे जेल से छुड़वा के लाए, चाहे वो सागर हो या चाहे वहां पे दूसरा अभिजीत सांगा हो, इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अनुराग जी, आप जिस फोटो का हवाला दे रहे हैं, शलभ जी, आप भी एक फोटो के हवाले से सवाल कर रहे थे उनसे। और इनके कानून मंत्री क्या कर रहे हैं उसके साथ? कानून मंत्री कानून तोड़ने वाले के साथ फोटो क्यों है भैया? कानून मंत्री क्यों घूम रहे हैं उसके साथ? इसके बाद कानून मंत्री की फोटो कानून तोड़ने वाले के साथ होगी, और यहाँ बात करोगे झुम्मन लाल, टुम्मन लाल, लाले लाल, पीले लाल, मोहन लाल, श्याम लाल के साथ फोटो है समाजवादी की, लेकिन कानून मंत्री के साथ फोटो है, कानून मंत्री उसके साथ घूम रहे हैं। देश को जो प्रदेश का कानून बनाने वाले हैं, इसका मतलब आप चाहते क्या है? कानून तोड़ने वाले कानून मंत्री के साथ फोटो होगी तो क्या कानून मंत्री ने इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? एक बार आपने फोटो नहीं दिखाने की कोशिश करती है, एक बार उसकी बात करने को सरकार नहीं चाहती, इसके मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की दाल। अनुराग जी, शलभ जी यही सवाल कर रहे थे फोटो के ताल्लुक से ही, जब जिला परिषद के चुनाव को लेकर के बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी के बैनर पे कैसे फोटो दिख रहा था। शलभ जी, आपका सवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना वक्त आपने अनुराग जी को दिया है उसका 70% ही मुझे भी दे देंगे। पूरा 100% आपने उनको सुना। हाँ, नहीं, मैं बाद में चेक भी कर लूंगा कितना टाइम आपने उन्हें दिया है, टाइमलाइन पे दिख जाएगा। देखिए, अनुराग भाई एक सवाल से बहुत तेज भागे, आपने उनसे पूछा भी नहीं कि साहब जब ट्रायल संतोष शुक्ला का आपकी सरकार में हुआ तो 17 पुलिस वाले क्यों गवाही से मुकर गए? आपने क्यों उनको दबाव बनाया कि वो गवाही से मुकर जाए? आपने पुलिस वाले किसके नेतृत्व में होते हैं? सरकार के नेतृत्व में होते हैं। क्या पुलिस वालों की मजाल है कि थाने के भीतर हत्या हो रही है और वही पुलिस वाले जो भाजपा की सरकार में जिन्होंने मुकदमा लिखवाया, जिन्होंने गवाह के तौर पर अपने नाम लिखवाए, वो मुलायम सिंह जी की सरकार आते ही बोले साहब हमने कुछ नहीं देखा, हम तो पहचानते भी नहीं कौन था विकास दुबे। तो ये दबाव क्यों दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने? दूसरा, संविधान एक व्यवस्था देता है कि अगर कोई अपराधी लोअर कोर्ट से छूट जाता है, बरी हो जाता है किन्हीं वजहों से, तो 90 दिनों के अंदर सरकार जाती है अपर कोर्ट में, अपील करती है कि नहीं साहब ये क्रिमिनल है, इसने थाने के भीतर घुस के हत्या की है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। हम अपर कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और कोर्ट को स्वीकार करती है। ये नियम है, प्राविधान है, आप पढ़िए। उन्हें मुलायम सिंह जी की सरकार 90 दिनों के भीतर, और डॉक्टर पंडित मनोज शुक्ला, आप अपनी बात जारी रखिए, इसका जवाब मैं अनुराग जी से लूंगा, लेकिन अभी पहले अपनी बात आप जारी रखिए। पंडित मनोज शुक्ला दर दर भटकते रहे, मुलायम सिंह जी से लेके सबके दरवाजों पर भटकते रहे, अखिलेश जी के दरवाजे भटकते रहे कि भाई की हत्या हुई है, थाने के भीतर हत्या हुई है, जिसने मारा है वो सिद्धेश्वर पांडे प्रिंसिपल को मार के अपने उनके खून से हाथ धुल चुका है, उसको सजा दिलाइए, लेकिन नहीं साहब, नहीं किया। अब वही कहते हैं कि भाजपा सरकार क्या कर रही है। क्या कारण था कि संतोष शुक्ला की हत्या भाजपा सरकार में हुई? क्या कारण था कि हमला भाजपा सरकार में इस बार हुआ? इसलिए क्योंकि भाजपा ऐसे अपराधियों के खिलाफ है, भाजपा अपराधियों से लड़ती है, इसलिए भाजपा के लोग निशाने पर आते हैं। भाजपा के जमाने में पुलिस से एनकाउंटर होते हैं, और जो एनकाउंटर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें अनुराग कह रहे हैं
कि हथकड़ी नहीं लगाई। अरे आपको पता नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि हथकड़ी आप नहीं लगा सकते, आपको कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हो कि एनकाउंटर ऐसे कर दिया। अरे जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, कम से कम उनकी शहादत का अपमान तो मत करिए। और उत्तर प्रदेश के, सुनिए अनुराग जी, सुन लीजिए, 3.5 लाख उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं, सुनिए अनुराग, 3.5 लाख जो पुलिस वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उनके परिवार के एक एक व्यक्ति सुन रहे होंगे आपको कि आप कैसे उनकी शहादत का मजाक उड़ाते हैं। उसमें 1 महीने की बेटी को छोड़ के आया था, उस पुलिसकर्मी की भी हत्या हुई है जिस तरह इसने की है। उसमें देवेंद्र मिश्रा जो सीओ साहब थे, वो बेचारे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। शलभ जी, यहां पे थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया, अभी आप तब से अपनी बातों में संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र कर रहे थे। अगर संवैधानिक संस्थाओं में क्या हमारा कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया नहीं आता क्या? अगर ये आता है तो फिर ये मामला जहां उसे भी कोर्ट के सामने पेश हो रहा था, उस पर ट्रायल चलना था, उससे पहले उसका चैप्टर क्लोज हो गया, तो क्या ये किसकी नाकामी है? आपको अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि आप तो जिस तरह से कह रहे हैं जैसे लगता है कि आपको पता है कि नहीं कैसे क्या हुआ। जो पुलिस के लोग ऑपरेशन में रहे, जिन्होंने गोलियां झेली, क्या एसटीएफ के लोगों पर अटैक नहीं किया उसने? एसटीएफ के लोगों ने अपनी जान की सलामती करते हुए, और आत्मरक्षार्थ का अधिकार क्या संविधान नहीं देता? अगर पुलिस वाले मरेंगे तभी आप एनकाउंटर सही मानेंगे, और आप तो एनकाउंटर को बैठ कैसे बता रहे हैं जैसे एनकाउंटर नहीं था वो। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आप आइए, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है ये। न्याय व्यवस्था, ये संविधान हमको अधिकार देता है कि आप पर अगर कोई जानलेवा हमला करे तो आत्मरक्षार्थ अगर आपको लगता है कि वो मारने पर उतारू है, जिस व्यक्ति ने 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या की हो, सीओ देवेंद्र मिश्रा का उसने पैर काट लिया, उनकी लाश जलाने के लिए डीजल उनके ऊपर डाल दिया। लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि पुलिस का जो काफिला था एसटीएफ का, उस काफिले के पीछे पे जो मीडिया का काफिला चला, तो उसे रोक दिया गया था। उसका कारण था, मैं बताता हूं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उसका काफिला केवल एक जगह नहीं रोका गया, उसका काफिला कई जगह मीडिया का रोका गया। उसके पीछे 2 कारण थे। प्रेस के नंबर लगाए, बहुत से मोबाइल जर्नलिस्ट, बहुत से व्हाट्सएप जर्नलिस्ट गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे थे। एक बहुत ही संवेदनशील अपराधी था, बहुत ही खूंखार एक अपराधी था, संवेदनशील प्रकरण था। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, वो उस पर पुलिस वाले ने जवाब दिया था कि हमने रोका नहीं रोका, लेकिन 10 से 15 मिनट का खेल था, उसके बाद सारी चीजें हो गई। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि तफ्तीश का मामला है। लेकिन अनुराग जी, आपसे ये सवाल मैं करूंगा कि जब उस थाने में जब संतोष शुक्ला का मर्डर हो जाता है, उसके बाद जो भी फैसला कोर्ट का आया था, उसके बाद फिर से अपील दोबारा आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया था? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, बिल्कुल अहम सवाल है ये। शायद ये भूल गए हैं। एक तो पहली बात, मैं इसका जवाब दे दूं, पहले बता दूं कि भारतीय जनता, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा, पहले के चक्कर में छोड़ मत दीजिएगा। कैसे जवाब दे रहा हूं? अरे दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी रोने वाली पार्टी है। रोना मतलब समझते हैं आप? किसी को काम दे दो तो काम नहीं कर पाता, रोने लगता है। हमने तो पहले, हमारी सरकार थी नहीं, हमारे तो 3.5 साल से सरकार आई, हम क्या करें, हमारे बस में कुछ नहीं है। अरे भैया, जनता ने आप पे भरोसा किया है, आपको सरकार दी है पूरी बहुमत की, आप काम करके दिखाई। काम करने की जगह रोने लगते हैं कि 2001 2002 में। अब 2001 की बात बताता हूं। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसी समय राजनाथ सिंह को ठोक के, आयोग को चार्जशीट ठोक के लगा देनी चाहिए थी। ऐसी चार्जशीट लगा देते हैं कि किसी सरकार तो क्या, कोर्ट की भी हिम्मत नहीं पड़ती उसको पलटने के लिए। तब आपने आयोग में क्या चार्जशीट लगाई थी? आपको पता है? आपको पता है उन्होंने क्या चार्जशीट लगाई थी? आप शायद भूल रहे हैं। आप चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाए थे 90 दिन तक। आपकी सरकार थी, चार्जशीट सबमिट कर देते 90 दिन में, नहीं कर पाए थे आप, जो कि आप बचाना चाह रहे थे। आपने केस को कमजोर कर दिया था। और 2020 में जब ये घटना हुई, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों होती है ये चीज, फिर 2020 में उसकी हिम्मत क्यों बढ़ी? 3 साल में इतना बड़ा आदमी क्यों बना? इसके पास जो करोड़ों की संपत्ति आई है सर, 3 साल में अर्जित की हुई संपत्ति है, पता लगा लीजिए। आप पता लगा लीजिए, 3 साल में अर्जित की हुई संपत्ति है। इसके पहले क्या था और क्या नहीं था, इस पे मत जाइए। 3 साल में उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। और इस अपराधी को और इसके जो साथियों को जो आप बचाते घूम रहे थे, आप एक बार भी जवाब नहीं देते। शलभ जी जवाब देना चाह रहे हैं अनुराग जी, शलभ जी को बोलने दीजिए। शलभ जी जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, कानून मंत्री कानून तोड़ने वाले के साथ क्या कर रहा था? बस इतना बता दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। शलभ जी, दूसरा, उसकी कॉल डिटेल पब्लिक कर दीजिए, सबको पता चल जाएगा कौन है उसके साथ। देखिए, अनुराग भदौरिया ने कितनी सफाई से झूठ बोलने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ही खराब ढंग से झूठ बोला। 2 बातें कही इन्होंने कहा चार्जशीट नहीं लगी थी, और दूसरी बात कहते हैं कि ट्रायल में आप ठीक से कर नहीं पाए, कोर्ट ने से कर दिया। अरे साहब, आपको पता ही नहीं है, चार्जशीट समय से लगी, 17 पुलिस वाले गवाह बने, उन्होंने कहा हम गवाही देंगे, थाने के भीतर बहुत ब्रूटली मर्डर हुआ है। लेकिन इस बीच सरकार मुलायम सिंह जी की आ गई, और जब ट्रायल हुआ तो वही 17 पुलिस वाले जिन पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने दबाव बनाया। सुन लीजिए अनुराग जी, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए। समय सरकार में क्यों लग गया?
2 महीने में अब ये फैसला साबित हो दिलवाना रहा है कि चाहिए सरकार को। आप मुझे नहीं बोलने देना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप सच नहीं, सुन नहीं मैं आपको पाएंगे। बोलना देना अब चाह रहा हूं, सुनिए, 2 महीने में फैसला सुनिए किया अनुराग गया जी, था सरकार का। सुनिए। फिर मुलायम सिंह जी की सरकार आ गई, 17 पुलिस वालों पे दबाव बना कि नहीं तुम्हें गवाही नहीं देनी है विकास दुबे के खिलाफ, उन्होंने गवाही नहीं दी, कोर्ट के अंदर पलट गए। अब चलिए ठीक है, कोर्ट के अंदर अब ये कह रहे हैं कोर्ट की हिम्मत पुलिस नहीं वाले पड़ी। इतने कमजोर आप नहीं सुनिए, होते सर। आपके टेलीविजन चैनल पे, पुलिस वाले आपके टेलीविजन इतने चैनल पे एक कमजोर नहीं राष्ट्रीय होते, प्रवक्ता ये कह पुलिस रहा वालों पे है, उंगली सुनिए मत सुनिए, उठाइए। देखिए हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त रह गया है। एक सवाल यहां पे ये भी उठता है कि 2017 से लेके अब तक जो उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर्स हुए हैं तकरीबन 5000 या उससे ज्यादा हैं। एक सवाल उठता है कि जो एनकाउंटर अब हुआ क्या वो पहले भी हो सकता था? क्यों विकास दुबे के साथ पहले ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया? ये कहते हैं नहीं, मैं बता दूं, ये पुलिस वालों को कमजोर बता कमजोर रहे हो गई है क्या? वही पुलिस संवैधानिक संस्थाएं इतनी कमजोर हो गई है, ये कहते हैं कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन घबराए ये नहीं। नेशनल पार्टी, नेशनल नेशनल प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बोलते हैं कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई। नहीं चलेगा। आप पुलिस वालों को कमजोर बताओगे, पुलिस का मनोबल गिराओगे कि पूछना पुलिस के दबाव में चाहिए आती आपसे, तो पुलिस किसी के दबाव में नहीं आती है, पुलिस किसी से डरती नहीं है। आप शायद गलतफहमी में घूम रहे हैं आप, पुलिस किसी से नहीं डरती है। पुलिस चली गई तो वहां पे मारने के लिए लोग तो आपके मुखबरी लोग थे, आपके सरकार ने मुखबरी कर दी। ईटीवी उर्दू के जो एंकर रात में वो सवाल नहीं पूछ पा रहे, विकास दुबे को रात में अरेस्ट कर लेती पुलिस। अगर आपके प्रशासन में आपके मिले हुए लोगों ने मुखबरी न की होती, आपके नेताओं ने अगर उसका साथ न दिया होता, उसी रात को 2 जुलाई को मार गिराया होता। लेकिन आप लोग मुखबरी करते, ऊपर से यहाँ सेनाजोड़ी करते, पुलिस वालों को कमजोर बताते कि 17 पुलिस वालों पे दबाव पड़ा। पुलिस वाले दबते नहीं है सर, गलतफहमी मत करना कि पुलिस वाले दबाव में आ जाते हैं। देखिए वक्त की कमी है, गलतफहमी में कौन है किसे गलतफहमी में डालने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो आम आवाम है वो भी चीजों को जानती, समझती, महसूस करती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2017 से लेकर अब तक तकरीबन 5000 से ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। क्या ऐसे किसी मामले में क्या आपने पहले कभी सुना कि विकास दुबे के साथ भी पुलिस जो है उसे ढूंढ रही थी या उसका एनकाउंटर होने वाला था या हो सकता था? चूंकि वो एक बहुत बड़ा शातिर 60 से ज्यादा केसेस थे उसके ऊपर। यह एनकाउंटर अब ही क्यों हुआ है और क्या यह एनकाउंटर फर्जी है या एनकाउंटर बिल्कुल सही है और हालात के तहत हुआ है? यह सब अब तफ्तीश का मामला है और सवाल इस बात को लेकर जरूर अब भी बना हुआ है कि भले ही कोई भी पार्टी दूसरे पर फिंगर क्रॉस करती हो, ये उसके पर इल्जाम लगाए, समाजवादी जो है वो बीजेपी पर इल्जाम लगाए, बीजेपी समाजवादी पर इल्जाम लगाए, लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसाफ जो मुकम्मल अपने पूरे पैदान के साथ आना चाहिए वो इंसाफ मिल पाएगा? क्या वाकई ऐसे कई सफेद पोश होंगे, अफसरान होंगे जिनके राज दफन ही रह जाएंगे या फिर वो राज खुलेंगे भी, सामने भी आएंगे और उन्हें उनके करने की सजा मिलेगी? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शलभ त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया जी। हम 2 रुख में फिलहाल इतना ही। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।